and I hope everybody will benefit from today's session. We are going to record this session, but I'll encourage if you are able to ask the questions in the session itself. So I'll not take much time because we already have around 30 participants, and we hope the others are going to join. And as some students are coming from the sessions and some have sessions after this particular thing, and Manasab, I'll request you to mute all the participants. So we'll have the exact. Yeah, so we'll have exactly 1 hour session. So I'll request Manas to start the session right away so that we full use of the program of the session today. Lady sir, I am just putting my camera on, and okay. Actually, I think ये जो सेशन है, ये सेशन हमारा इंटरैक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लासरूम सेशन होना चाहिए। और इस सेशन में मेनली हम अगर देखें तो जो आज के डेट में एक जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जब हम एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं और सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होने के बाद जब मैं अपनी रिज्यूम डालता हूँ या मैं जॉब के लिए ढूंढता हूँ, तो हमारे पास कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, या हमारे पास ऐसा है कि हमारे को कॉल्स नहीं आ रहे, या हमारी रिज्यूम जो है बेसिकली फिट नहीं है। सो इम्पोर्टेंट है, हम इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में एक अलग ही रिक्वायरमेंट होती है जॉब के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह के इंडस्ट्री जो AEC में होता है। AEC का मतलब हम कहेंगे कि मेनली इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो आज मैं बेसिकली फर्स्ट हाफ में अपना जो सेशन है E&C के ऊपर रखूंगा, जिसको मैं कंस्ट्रक्शन 4.0 के बारे में कहूंगा। उससे पहले मैं एक छोटा चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो एक शब्द है जिसका नाम है वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर। सो इस शब्द को अगर मैं कहूं कि आज के डेट में जब हम कोविड जैसे सिचुएशन में है और यहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं एवरी डे इन ऑर्डर टू गेट इनटू द रियल लाइफ, और हम बहुत तरह तरह की बातें सुनते हैं कि जॉब नहीं रहेगी, या कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बहुत तरीके की एक डाउट सिनेरियो में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अच्छा बात यह है, गुड न्यूज इज दैट कि इस सिनेरियो में भी अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल सकती है, और इस पर्टिकुलर डिस्गाइज को हम ब्लेसिंग कर सकते हैं। तो यानी आज मेरे ख्याल से पूरे 2 महीने हो गए लॉकडाउन को होते हुए, और हम लगातार मेरे ख्याल से 2 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ रविंदर जी, मेरे ख्याल से संडे छोड़ के, जिस दिन हमने काम नहीं किया और जिस दिन हमने ट्रेनिंग नहीं दी, शायद आप मानते हो। और इन लोगों के साथ हम लगातार इनफैक्ट टच में है। मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग की 2002 से लेके अब तक, इनफैक्ट 18 साल से ज्यादा नॉन स्टॉप मैं इंडस्ट्री के साथ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाया हूँ, और काफी इंडस्ट्री से नीड लिया हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट किया हूँ बहुत ज्यादा। और ये चीज मैंने ये देखा है कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो हमारे पास इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस होती है कि इंडस्ट्री में ऐसा जॉब होगा, वैसा जॉब होगा, हम अपने पीयर्स के पास जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री को हम कैसे करके खोजें,
क्या हमारा इंडस्ट्री है, हम अपने आप को कैसे करके इंडस्ट्री के सामने रखें कि कोई एक मैं हूं जो आज सिविल इंजीनियर होके निकल रहा हूं, ताकि रिक्रूटर मुझे देखे। जब मैं रिज्यूम डालता हूं naukri.com में या jobsahead.com में या इंडीड में, तो मैं जॉब कोई भी जॉब हो मैं अप्लाई करते रहता हूं, लेकिन कॉल नहीं आती। फिर उसके बाद मैं रिज्यूम बनाता हूं, तो रिज्यूम में कोई भी कहीं पर भी अगर मैं जाता हूं तो मैं क्लूलेस रहता हूं कि मैं जॉब कैसे मिलेगा। अल्टीमेटली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बहुत जरूरी है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। नॉलेज तो है ही है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ नॉलेज की चाहिए, स्किल चाहिए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट में है, वो आपका इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग। कि आप अपने आप को ब्रांड कैसे करते हो, कैसे करके आप उन लाखों इंजीनियर्स के बीच में जो आज जॉब ढूंढने जा रहा है, उनके बीच में कैसे स्टैंड आउट होते हो, कैसे करके रिक्रूटर आपको खोजेगा। कोई रिक्रूटर मद्रास में है, कोई चेन्नई में है, कोई कहीं पर भी है, रिक्रूटर कैसे देखेगा। अगर ऑन कैंपस अगर आपकी, मान के चलो कैंपस अगर आपकी इंक्लूडमेंट नहीं होती है, तो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की रोल्स में आप जाना चाहते हैं। सो इसके साथ मैं चाहूंगा कि राजीव जी आप हो यहाँ पे, राजीव पठारिया सर, आई थिंक उनको हेलो पठारिया जी सर जी सर, नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार सर। पठारिया सर, आपका इंट्रोडक्शन मैं शायद ना दे पाऊं क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रही है। पठारिया सर ने मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है पठारिया सर। जी सर, अराउंड 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर मेरे को इंडस्ट्री का। राइट। तो सर आई हैव वर्कड इन डिफरेंट रोल्स। आई स्टार्टेड माय करियर विद माय this thing parental construction company as a contractor, and then thereafter I joined the real estate companies. I worked with developer companies. I worked with project management consultants, and so on so forth. So I have a experience of around 25 years in working in various roles. So अभी जो आपका टॉपिक है that is very interesting कि आजकल बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब वो ग्राउंड रियलिटी में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो उनको डिफरेंट ही सिनेरियो नजर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है जो आप आज आपने लिया है, और ये हमारा एक ड्यूटी भी बनता है कि सोसाइटी के लिए कि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको थोड़ा गाइड करें कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप करिए इसको कंटिन्यू, फिर जहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट होगा। सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि 25 साल पहले और 25 साल बाद सिनेरियो में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, कितना टफ है आज के डेट में एक सिविल इंजीनियर को करियर में आगे चलना। सर एक्चुअली क्या है कि 25 साल पहले क्या होता था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे, और गवर्नमेंट कॉलेजेस ही जनरली होते थे ज़्यादा, और प्राइवेट कॉलेजेस साउथ में ही होते थे। तो इसलिए वो भी कैपिटेशन फीस देके, और वो पेड सीट्स होती थी, तो वहाँ से जो इंजीनियर्स आते थे वो मतलब ज़्यादातर डिपेंडेंसी गवर्नमेंट कॉलेजेस पर थी। पर अभी आजकल सिंस सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है कि आपके ये प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हो गए हैं, और आई डोंट नो मतलब उसमें फैकल्टी का भी एक जो मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ फैकल्टी का इशू भी चलता है कि उनके पास उस टाइप की प्रॉपर फैकल्टी नहीं है जिसने उनको इस टाइप की ट्रेनिंग बच्चों को दी है कि जो वो आके आगे एक्सेल कर सकें। तो अभी क्या है कि अभी सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अभी पहले क्या होता था कि रिज्यूम लेके और हम साइड टू साइड जाते थे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कि भाई हमने ये इंजीनियरिंग किया है, और कैंडिडेट्स भी बहुत कम निकलते थे। अभी तो कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हर साल निकल के आते हैं। तो अभी तो आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत सारे विंडोज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं मार्केट में इंटरैक्ट। naukri.com है, लिंक्डइन है, और वेरियस अदर इंडीड है, कई सारी साइट्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनको आप जिनके वहाँ एनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द जॉब। बट आई थिंक टू स्टार्ट द कैरियर any engineer should look for a job with a contractor. Absolutely.
एब्सोल्युटली सर। और इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के वहां पे काम करने से आपको सिविल कंस्ट्रक्शन की आपको A to Z जी फैक्टर नॉलेज होगी, राइट? जी सो आज जी मैं बेसिकली, मेरा जो टॉपिक होगा ना, पहले मैं इंडस्ट्री 4.0 और आज के स्किल्स के बारे में बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, A to Z स्किल ऑफ सिविल इंजीनियर, ठीक है? तो मैंने ABCD करके कुछ मैंने क्रोनोलॉजिकली बनाया है और बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। हम स्किल्स की बात करते हैं राजीव जी, हम हमेशा बात करते हैं कि आज के बच्चों को स्किल्स नहीं है, ठीक है? आज के बच्चे जब कॉलेज से निकल के आते हैं तो उनको ये नहीं आता, उनको ये चीज करना नहीं आता, सब कुछ हाथ से सिखाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन गलती यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगती है कि हम करेक्ट डायरेक्शंस नहीं दे पाते प्राइमरीली। जब कोई इंजीनियरिंग करने आता है तो उसी समय बच्चों को एक करंट गाइडेंस होना चाहिए कि आप जब इंजीनियर बन के निकलोगे तो आपसे एक्सपेक्टेंसी ऐसे होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स ये होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री होने से आपको इंजीनियरिंग के लिए जॉब नहीं मिलेगी। डिग्री एक प्री क्वालिफिकेशन, मानते हो इस चीज को? जी जी जैसे जी जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो तो आपको साइट में खड़ा कर देते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज देखता हूं मैं, चलो डिग्री और नॉलेज से ज्यादा पेशेंस की बहुत बहुत जरूरी है, कि जो धूप में खड़े होके हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अभी क्या है कि यही डिफरेंस है जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड है और आईटी का फील्ड है या अदर फील्ड्स हैं। वो एक्चुअली उन फील्ड्स में क्या है कि उन फील्ड्स में आपको ऑफिस जॉब मिलेगा, और यहाँ पे तो आपको अगर ऑफिस जॉब स्टार्टिंग में मिले भी तो मेरे हिसाब से बच्चों को स्टार्टिंग में ऑफिस जॉब ना लेके फील्ड जॉब लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप जब फील्ड जॉब में जाते हैं तो आप बेसिकली वहीं पे काम सीखते हैं। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन रहा हूं मैं आपको, प्लीज कंटिन्यू करें। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसीड इन योर कैरियर, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो एक लिमिटेड परव्यू में आपने पढ़ा है, पर जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन, जब तक आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तब तक उस नॉलेज का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो आपको वहां नहीं पढ़ाई गई हैं, और आपको स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करके और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारे डिसिप्लिन्स में आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं, ताकि आपको ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में पता लगे और आपको क्या स्किल्स आपके अंदर हैं, क्या आपको फर्दर डेवलप करनी है। और वो सब आपको तभी पता लगेगा जब आप वेरियस डिसिप्लिन्स में थोड़ा थोड़ा टाइम काम करेंगे। अग्रीड सर, अग्रीड। तो और दूसरी चीज ये होती है कि इंजीनियरिंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत डाइवर्स फील्ड है सर। इसमें बिल्डिंग्स आते हैं, हाईवेज आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बंदा जो भी सिविल इंजीनियर है अपने गोल को सेट करे सर, राइट? और आज के डेट में जो मैं इनफैक्ट एक छोटा सा जो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद आपसे मेरी बहुत डिस्कशन हुई है, आप भी मानते हो कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक ड्राइवर है आज के डेट में। ड्राइवर है राइट। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं कि उसको विदाउट टेक्नोलॉजी तो यू कांट कंट्रोल, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग एस्पेक्ट। अगर आप, अब पहले क्या होता था कि प्लानिंग मैनुअल कर लेते थे, उसके बाद फिर हमने उस पे एमएसपी पे करा, अभी जैसे प्राइमावेरा पे कर रहे हैं। तो इस तरह से टूल्स के एप्लीकेशन से चीजें काफी इजी हो रही हैं और कंट्रोल्स अच्छे आ रहे हैं। तो इसके लिए जो आजकल बच्चे हैं इनको उस टाइप से इसमें इन्वॉल्व होके और करने से बहुत अच्छा स्कोप निकलेगा। बिल्कुल, सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ साथ मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट के हिसाब से सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके साथ जब मेरी डिस्कशन हुई थी तो आपने कहा कि मानस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जब मेजरमेंट लेने भेजते हैं साइट में, तब उनको मेजरमेंट लेने के लिए उसको क्लियरेंस के बारे में नहीं पता होता है कि कैसे करके मेजरमेंट करें, मॉकअप्स कैसे हो, ये टर्मिनोलॉजी इनको पता नहीं है और ये अपनी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग्स को सीरियसली लेते नहीं है।
तो मेन जो चीज है कि एक ऐसा सिविल इंजीनियर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सिविल इंजीनियर इज मोर देन ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय मेथड, learning by practical experience, implementing with the technology rather than going to books and study. Right. Implementation is very important, sir. And secondly is we as a civil engineer of this generation which we talk about construction 4.0, मैंने शुरू किया आज construction 4.0 से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मिलेनियल है ना हमारे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टास्क प्ले करेंगे. इनकी जो नेचर है, इनकी जो माइंडसेट है एकदम डिफरेंट है हमसे. जी. राइट. तो इनको हम ये नहीं कह सकते कि हाथ से कैलकुलेट करो या एक्सेल में जाओ. तो इनके पास एक टेक्नोलॉजी पहले से ही है, टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं. तो blended with practical experience, blended with knowledge of the site, of the domain, is a blend of the technology today, right, of the site, of the practical and the technology. ये सारा blend करके आज का सिविल इंजीनियर बनता है. राइट. सो पठारिया जी आपसे बात करेंगे बीच में, ठीक है. और अगर हम बात करते रहेंगे तो इन बच्चों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा. मोटिवेशन. I'm just switching off my video now, and whenever you require, I'll just step in and I'll give. Thank you, sir. Thank you, sir. Kishlay ji, are you there? Can you hear me? Kishlay? Kishlay, are you there? Hello. Yes, Kishlay? sir. Yeah. Yes, sir. Good, sir. Good afternoon, Kishlay. Kishlay is a young entrepreneur, a civil engineer. और Kishlay थोड़ा सा आप आज शुरू करें opening words. Okay. Right. और अपने नया चैनल के बारे में भी बताओ. I would like that, you know. जरूर. आप कैसे evolve कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशलय शरण सिंह. बेसिकली जैसा सर ने बताया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से पास आउट, और फिलहाल मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा बिजनेस है रिलेटेड टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सो हो सकता है आप में से बहुत सारे इस फील्ड से अवेयर होंगे. बेसिकली जो इंडस्ट्री से और सोसाइटी से हमारे जो वेस्ट वाटर निकलता है, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, उसको ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं, हम लोग वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं अपने वर्कशॉप में, और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं. सिंस फ्रॉम द डिज़ाइनिंग से हम स्टार्ट करते हैं उसको. सो अभी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है, वाटर का भी जो है सो यूजेस काफ़ी बढ़ता भी जा रहा है. उस एस्पेक्ट से ये जो है अभी फील्ड बहुत ग्रोइंग है. अभी आज जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का अराउंड 130 करोड़ है. ऑलमोस्ट 10 years बैक अराउंड 100 करोड़ था. तो 30 करोड़ का डिफरेंस आ गया है 10 years में. सो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमें जो है सो वाटर के ऊपर भी जो सो ध्यान देना पड़ेगा. और सिविल इंजीनियरिंग में ये एक बहुत ही एक कोर सब्जेक्ट था. आपको भी, अगर आपको आई थिंक मानव सर, हर कोई यहाँ पर सिविल इंजीनियर है आई थिंक, है ना? All are civil engineers and they are final year student or third year student. वाटर रिसोर्सेज और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का तो बिल्कुल कोर नॉलेज होगा इन लोगों को, नहीं है यहाँ पर. तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो यहाँ रिक्वायरमेंट जो है सो बहुत ज़्यादा होती जा रही है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, वेस्ट वाटर, वाटर सप्लाई, इन सब चीज़ों में. तो और यही मेरा बिजनेस है. बट इसमें बिजनेस से पहले आपने काफी संघर्ष किया इंडस्ट्री में, और इनफैक्ट लर्निंग आपने कभी कम नहीं किया मेरे ख्याल से. हाँ बिल्कुल. मैं एक्चुअली मेरा तो एजुकेशन भी काम के साथ साथ चलता रहा था. थोड़ा डिफरेंट वे से एक्चुअली मैंने AMI की थी. तो वहाँ AMI में बेसिकली कोई फॉर्मल क्लासेस नहीं होते उस तरह से जैसे जनरल लोग क्लास करते हैं, जनरल स्टूडेंट्स क्लास करते हैं. सो मेरा काम भी चलता था. मैं इनिशियली ड्राफ्टिंग करता था, ड्राफ्ट किया करता था, और फिर जैसे जैसे इंजीनियरिंग करता गया उसके बाद डिज़ाइनिंग भी शुरू हो गया. तो मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस उस तरह से अराउंड 15-20 years का एक्सपीरियंस हो गया जब से मैं काम कर रहा हूँ. तो
हेलो, हाँ, हेलो मानस सर। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर सुनाई दे रहा है इधर। ओके ओके। सो ये मेरा बैकग्राउंड है, और आप लोगों को अगर इसमें कुछ अगर जानना हो इस फील्ड के बारे में तो मैं उसको और डीपली थोड़ा मैं बता सकता हूँ मैं इस बारे इसलिए में। आपने एक चैनल अभी चालू किया मेरे ख्याल से। हाँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, यही अपने कोविड के जैसे ये स्टार्ट हुआ कोविड, इधर आजकल बिजनेस थोड़ा सा लो हो गया है, हर किसी का बिजनेस थोड़ा सा लो हो गया है। तो मेरे माइंड में आया कि हम लोग इसको जो है सो मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था कि एक एजुकेशन से रिलेटेड, अपने फील्ड का एजुकेशन से रिलेटेड मैं एक चैनल स्टार्ट करूं। तो मैंने एक इकोस्फेयर के नाम से एक चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं वेस्ट वाटर, वाटर ट्रीटमेंट और एयर पॉल्यूशन, जितने भी पॉल्यूशन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। राइट, पिछले आपसे मैं बात करूंगा लेटर पार्ट में कि वाटर ट्रीटमेंट में या लेट्स से एनवायरनमेंट में सिविल इंजीनियर्स की जॉब की स्कोप क्या है और उनको क्या क्या करना है, ओके मतलब क्या स्किल चाहते हैं इंडस्ट्री। अगर कोई इनमें से कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करना चाहता है या एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी कंपनीज में काम करना चाहता है तो क्या कैरियर स्कोप निकलता है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक इसमें सिविल इसमें इंजीनियरिंग करने के पर इसमें सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा ये किशले के लिए। ये इसमें सर आप बताइए। ना, इसमें आजकल जो कंस्ट्रक्शन अगर इंडस्ट्री में आप देखें ना, तो जो वाटर डिमांड है, मतलब उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा है ना कुछ कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है काफी हैवी रहती है। अब उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए, क्या मेथोडोलॉजीज यूज की जाए कि जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, क्योंकि ये एक डिप्लीटिंग रिसोर्स है, राइट सर, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप कुछ करेंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ सर। अभी क्या है ना, जैसे हम लोग वेस्ट वाटर और वाटर ट्रीटमेंट हम लोग प्लांट वगैरह लगाते हैं, जी तो अगर हम कंपेयर करें गल्फ कंट्रीज से, वहाँ ऑलमोस्ट एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो भी यूज़ हो रहा है ना, वो सब सी वाटर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ट्रीट करके और उसके बाद यूज़ कर रहे हैं। जी बट यहाँ क्या है, अभी हमें किसी भी तरह से ग्राउंड वाटर हमें चीपर रेट पे मिल रहा है, जो हम ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हम ट्रीट करते हैं किसी पानी को जी और वो हम यूज़ करें, उससे हमें चीप रेट पर हमें ग्राउंड वाटर से और रिवर वाटर से अभी हमें वाटर अवेलेबल हो जा रहा है। आई थिंक ये एक मेन रीज़न होगा जिसकी वजह से अभी कोई उस वे में अभी सोच नहीं पा रहा है। वैसे जी सोचना चाहिए, ये टाइम हो गया है स्टार्ट बिल्कुल, क्योंकि जी दिल्ली में एनसीआर में ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर जो है सो खत्म होता चला जा रहा है बिल्कुल। जी 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 दिल्ली में तो इनफैक्ट अभी बोरवेल को अब करना जो है सो इलीगल हो गया। अगर आप बोरवेल कहीं पर करते हैं, इलीगली लोग कर लेते हैं, बट वो परमिशेबल नहीं है अब। हाँ नहीं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं, उसमें उनका सब कुछ है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट ना, पता लेकिन है क्या है, जो परमिशन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, परमिशन नहीं मिलता उसके लिए। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही है ना, उनके पास एज सच कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सके कि व्हाट इज द आइडियल वाटर डिमांड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसमें क्या है, बिल्कुल उस केस में सिंस वो गाइडलाइंस कोई नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो मतलब दे आर वर्किंग इन अ डायरेक्शनलेस मैनर। उनको ये पता बिल्कुल नहीं है कि पानी कैसे, क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे हमारी जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज हैं उसमें ये चीज इंटीग्रेट होनी चाहिए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अभी जैसे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, उसका क्योरिंग पे पूरा फोकस होता है, क्योरिंग हुआ कि नहीं हुआ, डेट डला कि नहीं डला, गनी बैग्स लगा कि नहीं लगा। अभी क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट दी ways and means how to control the consumption of water. So we have ways and means in our engineering methodologies which we can adopt to reduce the consumption of water. So since you are dealing with this water, so that thing came in my mind. So I that is the reason why I just discussed this thing with you. It's very बिल्कुल बिल्कुल। मानव सर, ये भी जो है ना सो बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट जो है सो राजीव जी ने अभी बता दिया। ये आई थिंक ये अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है ना सो
वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ Recycling व्यू of से, water. Rajiv हम ji, I उसका think you are talking यूटिलाइज about- जो है सो You are talking about green ऑप्टिमली water. कर सकें। ये आई थिंक ये अभी तक जी Rajiv ji, you are talking about green water. No, I am हाँ not ग्रीन talking वाटर about. अब अभी ठीक है, वो ग्रीन वाटर तो आप ये है ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं है ग्राउंड वाटर बेल आउट करने का, इसलिए यू आर गेटिंग एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, यू आर गेटिंग द ग्रीन वाटर एंड यू आर ट्रीटिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन। बट मैं जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, Okay. उस कंस्ट्रक्शन में एक टावर में पर डे, पर वीक, पर मंथ कितना वाटर आइडियली लगना यूटिलाइज होना चाहिए, चाहिए। ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ वो ऑन पेपर हो रहा है, एक रिकॉर्ड बन रहा है, इतना पानी आ रहा है, इतना लग रहा है, और सबका फोकस है कि जब तक आरसीसी में अच्छे से उसको पूरा गीला नजर नहीं आएगा सरफेस, आप क्योरिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके पास क्योरिंग कंपाउंड है और वेज एंड मीन्स हैं हाउ टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो डे बाय डे डिप्लीट कर रहा है, बीट ग्रीन वाटर, बीट एनीथिंग। Right. बिल्कुल ये है ना, Nobody- राजीव जी ने बहुत nobody- अच्छा पॉइंट, बिल्कुल आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। इसको जो है ना अभी भी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आई थिंक डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करते हैं जी। जैसा मुझे लगता है। मैंने अपने टाइम पे तो नहीं पढ़ा था, आई थिंक अभी भी नहीं होता होगा। नहीं, ये जो है सब सो इसमें ये इंक्लूड सब करना चाहिए। ये सब जो इस तरह के फैक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं ना, ये मानस सर ही इंटीग्रेट करवा सकते हैं कोर्स। मैं इसीलिए मानस सर को ही कह रहा हूँ। ही इज द राइट पर्सन वी आर स्पीकिंग टू। तो मैं इसीलिए इसके मानस बारे सर में को ही थोड़ा कह सा रहा था मानस कि सर सोचिए, ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा फोकस करके, और हम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो वी व्हाटएवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग ना, अभी हमारा फोकस क्या है कि ऑपरेशनल पार्ट पे फोकस है कि हमारा एनर्जी का सस्टेनेबिलिटी और वो सब ऑपरेशनल पार्ट देख रहे हैं। हमें कंस्ट्रक्शन को भी उसी में इन्वॉल्व करके देखना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड। Absolutely, sir. So sir, I think आज के डेट में अगर कोई सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होता है और आपके पास आता है इंटरव्यू में, आप तो यही क्वेश्चन पूछेंगे, बता क्या रिक्वायरमेंट है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, पर ये अब सिंस किशले इज डीलिंग विद वाटर resources, so that is why just at this point came in my mind and I just put forward on the table. Fantastic. I think we are having a wonderful discussion, and students are hearing us and they are gaining the knowledge. That is what the industry requires. We are talking something very different from the books. Probably they haven't thought of it. है ना? किताब में इतने सारे subject. So this is the practical world. When you come to a meeting, see, सबसे बड़ी चीज जो है आज के डेट में किसी भी इंजीनियर्स के लिए या किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए, आज हमें टाइम टू टाइम, every second, every hour, every day, we have to update ourselves with what is happening new and find out the problem. I think that is the very important part of an engineer, is where the problem is, to find the snag. हम problem नहीं देखते, हम problem को solve करने की कोशिश करते, लेकिन problem नहीं देख पाते. So critical thinking is something that we lack today in the engineers. Do you agree or not? Right. We have to go in the root cause. Unless and until we'll go and find out the root cause, we will not be able to fix that problem. सर, मैं इसके माध्यम से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज 51 पार्टिसिपेंट्स है, प्रोबेबली 45 बच्चे हैं मेरे वीडियो में। मैं इनसे सबसे बोलूंगा कि आज अपने घर में या अपनी सोसाइटी में कहीं भी आप बाहर निकलते हैं या घर के अंदर है, आप सिर्फ 10 फॉल्ट्स निकालो बिल्डिंग के अंदर, क्या एज अ सिविल इंजीनियर आप देखते हो, Right. और व्हाट्सएप कर दो। क्या कहते हो सर? आई थिंक That is a fantastic idea. right? Find out 10 faults in the design of the building or in the existing structure and how you can improve it. And that is where we are talking about critical thinking and how as an engineer, then I mean आज के डेट में इंजीनियर का मेन रोल क्या है हम भूल जा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, हम बहुत किताबें पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये मास्टर्स कर लिए, पीएचडी कर लिए, लेकिन यार इसको करने के बाद भी तो वो चीज नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हम भूल जा रहे हैं कि इंजीनियर्स का रोल क्या होगा।
इंजीनियर्स का रोल सिर्फ डिग्री छापना नहीं है, जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना। डू यू फाइंड दैट राजीव जी? राइट, एब्सोल्युटली सर, ये एब्सोल्युटली बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आज हमें बेसिकली एक बहुत बड़ा एक वेपन है हमारे पास, वो वेपन है इंटरनेट का। इंटरनेट में बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कौन सी कंटेंट हम यूज करें, हमारे लिए कौन सी कंटेंट। आप ये कहते हो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल, राइट? तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि गूगल को जानने के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या खोजना चाहते हो। अगर मुझे आज मान के चलो खाना चाहिए तो मैं लिख दूंगा कि आई नीड अ फूड, बट आज के डेट में अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी चीज खोजना हो, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता, नीड ही नहीं पता क्या है। तभी पता चलेगा कि हम जब किताब से हटके जब ट्रेनिंग जाए, बाहर में जाके खड़े हो जाए साइट के सामने, काम करते हुए देखे और बेसिक कॉमन सेंस के थ्रू में अगर हम देखें कि हम अपने जो भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में कॉमन सेंस इज बिकमिंग वेरी अनकॉमन दीस डेज, तो कॉमन सेंस हम लगाते नहीं है। आज मैंने एक सेशन में पूछा कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सर बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी किताब की नॉलेज, ये होता वो होता फलाना होता। भाई एक सिविल इंजीनियर के हिसाब से एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सी बात। सो जब मैं इनफैक्ट क्या होता है कि सर इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना किसी भी सिविल इंजीनियर का, सो अभिषेक पूछ रहा है कि इन आर एरिया द मेन प्रॉब्लम इज दैट डैम्पनेस, हाउ टू सॉल्व इट। डैम्पनेस को कैसे सॉल्व करेंगे? अभिषेक, कैन यू प्लीज क्लियर योर क्वेश्चन? Right, we will answer it, but let me start with my presentation. So Rajiv ji, Kishle, welcome to this wonderful meet, and I think today we are having a wonderful time discussing with it. I wanted to discuss about the construction 4.0. ये जानना, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आप लोग एक ट्रेडिशनल इंजीनियर है, आप लोग साइट में जाते हैं, आप और हम मिलके आज एक निर्माण कर रहे हैं। आपके बिना और हमारे बिना बेसिकली निर्माण, जो भी निर्माण हो रहा है वो असंभव है, करेक्ट? राइट? सो मैंने इस चीज को इसीलिए कहा कि वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर। मतलब हम बेसिकली ये नहीं सोचते हैं कि कल चेन्नई में मुझे मेट्रो बनाना तो क्या करना है, या चाइना में बनाना है, या न्यूयॉर्क में बनाना है। हमें एज अ ग्लोबल इंजीनियर होना है आज के डेट में, हमारे को ग्लोबल स्किल्स होना चाहिए। इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, मानते हैं। बिल्कुल सर। आज हम एक आईएस कोड पढ़ के हम ये सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन गए। नहीं, हमारे को बेसिकली यूरो कोड जाना चाहिए, हमारे को अमेरिकन कोड जाना चाहिए, और उससे पहले कोड आने से पहले हमें बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग समझ में आना चाहिए कि बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक्स क्या है, क्या बेसिक्स है, वो कॉमन चीजें हम खो रहे हैं। खैर, उसके बीच में मैं आऊंगा। सो एम्प्लॉयबिलिटी तभी बढ़ेगी जब एम्प्लॉयबिलिटी में एम्प्लॉयबिलिटी, यू हैव द एबिलिटी टू गेट एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी को अगर ब्रेक करते हो तो उसमें एम्प्लॉय और एबिलिटी आता है। जब तक आपके पास एबिलिटी नहीं है उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, आई थिंक एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी। डू यू एग्री? राइट, यू आर राइट। तो आज बेरोजगारी हम कैसे करके दूर कर सकते हैं? दो ही तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम जॉब क्रिएट करें, हम अपना काम शुरू करें या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स करें। दूसरा ये है कि स्किल्स के साथ हम इंडस्ट्री में जाएं। स्किल्स यानी अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो सिविल इंजीनियरिंग के स्किल्स के साथ आज हम बेसिकली इंडस्ट्री में जाए। मैं इतना कह सकता हूँ राजीव जी, अगर आपके पास इनमें से कोई भी बच्चा विथ प्रॉपर स्किल आए, क्या आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग में जॉब्स की कमी है? कमी नहीं है जी, कमी नहीं है। बस वही है कि एक क्लिक करने वाली बात है आपकी। यू आर वेरी राइट कि अगर हम स्किल सेट लेके जाएंगे, मान लीजिए मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है और मैं किसी रिक्वायरमेंट की वजह से प्रोजेक्ट में स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट, तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 लोगों को मिलूंगा, बट जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो एड्रेस नहीं हो रहा है। और अगर बच्चे जो आजकल आ रहे हैं वो अगर वो पर्टिकुलर स्किल सेट लेके आता है और मैंने एक रिक्वायरमेंट के लिए मैं एक स्किल सेट ढूंढ रहा हूँ और मुझे अगर वो मिल गया तो उसको जॉब मिलेगी और मेरा काम चलेगा। तो यही एक जो गैप है, दैट वी हैव टू ब्रिज।
एब्सोल्युटली। सो ये एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर बेसिकली चाहता है कि मेरे जैसे एक एम्प्लॉई, एक स्टूडेंट जैसे जॉब खोज रहा है, आई एम श्योर कि एक एम्प्लॉयर होने के नाते आप भी स्टूडेंट्स खोजते होंगे, आप भी इंजीनियर्स खोजते होंगे जो आपका काम करें, राइट? लेकिन वो जो है वो बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ okay, what type of skills are required to get a job in water treatment plant? Sushil, we will answer it in the last, right? WTP में काम करने के लिए क्या जॉब स्किल सेट चाहिए, मैं उसके बारे में आऊंगा. Kishlay will answer that, right? राजीव जी, आदेश, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? So right, so here I have this, you know, जो आज के डेट में हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, सो मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. इसके बाद मैं नॉन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में भी आ जाऊंगा, एसेंशियल स्किल्स में आ जाऊंगा कि एक बेसिकली आज के डेट में कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, चाहे मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, चाहे मैं सेल्स का बंदा हूँ, आप सिर्फ एज एन एम्प्लॉय ये पूछोगे, अच्छा तो मार्केटिंग का बंदा है क्या, ये बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा, जा बेच के आ, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं, अगर मैं साइट के जॉब के लिए जा रहा हूं, तो आप सीधा बोलोगे साइट में जा और जाके देख काम कर सकता है कि नहीं कर सकता. ये ड्राइंग पकड़ा दिया और काम कर, ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है. तो अब अगर आपको डिजाइन का बंदा चाहिए, आप काम दे देते हो, आप क्या करते हो, आप ये रिटन टेस्ट वगैरह लेते हो, ठीक है, फिल्टर करने के लिए, बट आप स्किल देखते हो कि इसको ड्राइंग बनाना आता कि नहीं है, इसको ड्राइंग पढ़ना आता कि नहीं है, क्या वो साइट में जाके प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाता कि नहीं कर पाता, क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पाता कि नहीं कर पाता, क्या वो लेवलर यूज कर पाता कि नहीं कर पाता, क्या वो टोटल स्टेशन से सर्वे कर पाता कि नहीं कर पाता. तो ये सारी चीजें जरूरी है. आज के डेट में ये जरूरी नहीं है कि उसको बेसिकली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है कि नहीं आता है, या उसको a+b² आता है कि नहीं आता. उसको सीधा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, एक्सेल शीट दिया जाएगा, उसमें उसको निकालना है, करेक्ट? सो ये स्किल सेट चाहिए. सो एनीवे, तो आज के डेट में जो स्किल सेट्स है थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम आज के डेट में बात कर रहे हैं. तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आज की नया फ्यूचर है, ये नया फ्यूचर है. 2020 में हम बैठे हैं. एवरीथिंग विल बी, ये सारी चीजें आज के डेट में शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी मोबाइल टेक्नोलॉजी में काम करेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी 3D प्रिंटिंग में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी में काम करेंगे. यानी इंडस्ट्री 4.0 जो है वो एक बहुत बड़ी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लाने वाला है, इसीलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन 4.0 कहते हैं. सो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 4.0 के साथ नेक्स्ट में ये सारा टेक्नोलॉजी है, ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जो हमें सीखना है, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में हमें एक तो लोकल स्किल्स भी चाहिए और एक ग्लोबल स्किल्स भी चाहिए. ये जो स्किल्स है ये मेरा ग्लोबल स्किल्स में है. लोग कहते हैं आईटी की इंटीग्रेशन नहीं है कंस्ट्रक्शन के साथ, मैं कहता हूँ आईटी की पूरी इंटीग्रेशन है. कैन एनीबॉडी प्लीज पुट अप द माइक? ओके, सो ये शब्द आपने सुना होगा, बिग डेटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, RFID टेक्नोलॉजीज, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें आज के डेट में पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होती है. सो एक्चुअली अगर देखा जाए कि आज के डेट में हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री 4.0 है क्या? इंडस्ट्री 3.0 में जहां पे हम देखते थे कि मैनुअली सारा काम होता था, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मशीन से होते थे. आज के डेट में हम साइबर फिजिकल सिस्टम में जा रहे हैं, यानी आपके इंटरनेट के थ्रू में सारा आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंट्रोल होगा. तो ये सब टेक्नोलॉजी जानना बहुत जरूरी है आगे आने वाले सिविल इंजीनियरिंग या ENC इंडस्ट्री के अंदर. सो मैं ज्यादा जल्दी करूंगा, तो आप एक छोटा सा मैंने इनफैक्ट ये रखा है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था. मतलब वी लर्नड अबाउट मैकेनाइजेशन, वाटर पावर, स्टीम पावर. सेकंड में वी वेंट टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन, फिर कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन आया. आज के डेट में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं. राजीव जी, आप यूएस में और कनाडा में आपने देखा किस तरह की जॉब्स आ रहे हैं. AR की बात करता है, AI की बात हो रही है ना, BIM की बात हो रही है. तो आज के राइट,
So there is a shift. There is a paradigm shift of the requirement of the. आज मेट्रो का काम अगर हम देख रहे हैं, आज अगर मैं एयरपोर्ट का काम देख रहा हूँ, everything is shifting towards a new technology, right? Right. So आज की जो जॉनर है, आज का जो इंजीनियर्स है, they should be equipped with the latest technologies in the cyber physical system. They should know about big data. They should know about what programming is. Cross domain expertise होना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि डोमेन एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है. राइट. So, एक तो आपका हो गया हार्ड स्किल, एक हो गया सॉफ्ट स्किल. ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा बाद में कि हार्ड स्किल्स क्या होता है और सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है. So, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम आते हैं, फोर्थ जनरेशन रेवोल्यूशन में हम है, तो यहाँ पे एक साइबर फिजिकल सिस्टम में हम है. हम आ चुके हैं, हम पीछे नहीं है, अभी हम है, सिर्फ उसको रियलाइज करना बाकी है कि आज की डेट में हम आरोग्य सेतु से हम देख रहे हैं कि हम सेफ है कि नहीं है. राइट. कोई आके ब्लॉक चीफ आके या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके नहीं बोल रहा कि आप बैठे स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो ना, आप बैठे अमेज़न से ऑर्डर कर रहे हो. जिंदगी देखो कितनी फास्ट हो गई. राइट. सो अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में अगर हम एक सोशल रेवोल्यूशन लाए तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में तो आएगी. डिमांड्स बढ़ जाएंगे. So this is what we are talking about. Let me come to the next slide. So पहले तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहूंगा कि इंडिया इज ग्रोइंग, राइट. और मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर इज dearth of project. कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स मैं इंडिया का दिखाना चाहता हूं आज, ताकि एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि आज हम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की अगर बात करें, वी आर growing in a very exponential speed. कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल स्टेट में जॉब नहीं है, ये नहीं है. हालांकि कोविड की वजह से ये, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ GDP और has been invested for infrastructure development. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. एक सागरमाला प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से, जो कि मेरे ख्याल से जितने भी पोर्ट्स हैं मेरे इंडिया के, उन पोर्ट्स को जोड़ने के लिए इनफैक्ट ये एज ऑफ 31 जुलाई 2019 a total of 542 projects were under various stages of implementation. कभी आपको मौका मिले तो सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में जरूर आप देखना. आप इनफैक्ट देयर आर lot to basically give as a civil engineer today. You are required today in this kind of project. फिर हम नेक्स्ट में आते हैं एक प्रोजेक्ट में जिसका हम कहते हैं मुंबई ट्रेन हार्बर लिंक. आज से मेरे ख्याल से रामायण में देखते थे कि मैं समुद्र से लोग जाते थे, राइट. समुद्र से श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ते थे. लेकिन अब आप देखो कि आप ओशन के थ्रू में आप कैसे करके आप रेलवे लिंक बना रहे हो, सी लिंक कैसे बना रहे हो. It is only because of the construction technology this had happened, and these are amazing projects. Now see, to do these kind of projects you need to learn technology like geographical information system, right, like GPS, GIS, and all state of art of technology like highway design through. You need to have the technology in front. आप मैनुअली तो कुछ कर नहीं सकते. एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग पावर टुडे these projects are being done. So Arunachal Pradesh on rail map, which was basically a dream some time back. So coming back to my next part is Setu Bharatam project. बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में. So I am talking about the top 10 projects. So this is basically the highway. They're connecting the cities, connecting the states. So these are the projects in highway. You can see Ministry of Road and Transport and Highway. You can go to the website and see. So these are the projects that are launched, and definitely there are lot of jobs that may be required presently and in future. फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोक्ता परियोजना, यानी 676 जिलों को वर्ल्ड क्लास सड़कों से जोड़ने वाली योजना. नाउ सी who will be doing that? राजीव जी, कृष्णा जी, फ्रेंड्स, कौन करेगा ये? किसकी जरूरत है? We need civil engineers. So we have to see that are we having the skills today to do this project? Rajiv ji, do you agree with that now? Right. जी सर, अभी क्या है, मतलब जी बिल्कुल सर. अभी क्या है ना कि जिस तरीके से आप जो ये प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं, इसमें क्या है कि हमारे को जो एक हमारा
माइंडसेट था ना पहले कि हम सिर्फ सिविल जब इंजीनियरिंग की बात करते थे तो हम हमारे माइंड में बिल्डिंग्स आती थी। बिल्कुल अभी वैसा उस माइंडसेट से हमें बाहर आना है कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही सीमित नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है विच वी हैव टू लुक इनटू। और ये जो आप अभी ये जो प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं इसमें मतलब ये इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि इसमें अगर आपने एक बार काम कर लिया तो आप एक उस लेवल में आ जाएंगे कि आप कहीं पे भी इंटरनेशनली कहीं पे भी यू कैन बी प्लेस्ड, you will carry a experience which on the basis of which you can get a job anywhere in the world, because these projects are being done by the technology which is being implemented everywhere in the world. एब्सोल्युटली सर। और आगे भी देखो, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनलैंड वाटरवे, राइट? सो ये जो आज के डेट में हम बेसिकली एक सोचते थे कि हमारा जो रिवर है, जो अभी बात कर रहे थे ड्राई कर रहा है, इसको कैसे करके रिचार्ज कर रहे हैं, कैसे करके जिंदा कर रहे हैं, है ना? जैसे नवमी गंगा प्रोजेक्ट है, तो यू हैव गॉट लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, राइट? So this is something that we should look into it and have, you know, go ahead and see where we fit today. So inland waterway is basically a project of government of India, जहां कार्गो जैसे वाराणसी से इलाहाबाद हो गया या टू कलकत्ता, कि कैसे करके हम गंगा को हम लोग यूज करें फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो पॉइंट ओवर हियर इज, एक और मार्वल है चेनाब ब्रिज के बारे में, काफी लोग जानते नहीं इसके बारे में, जिनको पता है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? हाईएस्ट ब्रिज ऑन द वर्ल्ड, चेनाब ब्रिज। रविंदर जी ने देखा होगा ये ब्रिज को, रविंदर जी जम्मू से बिलोंग करते हैं तो जानते होंगे कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हुआ होगा। बेंटली की मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी चेनाब ब्रिज में यूज हुई होगी, और इसके बिना तो हम शायद आगे कहीं काम भी नहीं कर पाते, मतलब बिना टेक्नोलॉजी का। सो कंस्ट्रक्शन 4.0 में क्या क्या चीजें हैं, इनमें से कुछ चीजें आप अगर देखो तो इसके बारे में आज अब जब जाते हो इस मेरे सेशन के बाद, आज मैं आपको मेंटोरिंग करने के लिए इसीलिए बैठा हूं ताकि यहां से जाने के बाद आप दो एस्पेक्ट में जरूर देखेंगे। एक तो खुद की स्किल सेट्स क्या है और आपको जरूरत क्या है आने वाले दिन में। सो फ्रेंड्स, मैं दो चीज यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आज आप कहाँ खड़े होते हैं और आपकी जरूरत क्या है आने वाले 5-10 सालों में, और आपकी क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन किस किस स्किल्स की जरूरत है। और दूसरा, आप अपने स्किल्स को अपार्ट फ्रॉम दी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल, अपार्ट फ्रॉम दी हार्ड स्किल्स, आपको और क्या क्या चीजें चाहिए उसके बारे में भी मैं कुछ कहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट आज के डेट में बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरे ख्याल से हम कुछ नहीं कर पाते, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तरीके से यूज हो रहा है राजीव जी बाहर के देश में। वेरेबल डिवाइसेस, लोगों को पता नहीं कि वेरेबल डिवाइसेस क्या होता है, मैं दिखाऊंगा। और वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंट रियलिटी, आपने देखा ही होगा कि हम लोग अब जब कनाडा के या बाहर के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये कितना यूज हो रहा है आज के डेट में। हर कंस्ट्रक्शन कंपनीज आज के डेट में आईओटी को यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। जितने भी मेजर प्रोजेक्ट होंगे आने वाले दिन में, ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये सपना नहीं है, ये हकीकत होने वाला है। क्योंकि इसके बिना आज के डेट में हम फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, हम ग्लोबल कनेक्ट नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं हम वर्ल्ड को क्लोज नहीं कर सकते। यानी हम उतना ही सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बनाए जितना यूके में है, यूएस में है, चाइना में है, उतना ही बेहतर स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है आज के डेट में। सो कमिंग बैक टू इट, तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ब्लॉकचेन हो गया। तो अब लोग सोचते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, यार ब्लॉकचेन के साथ कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। आप कभी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से जेपी ग्रुप या डीएलएफ ग्रुप या कैसे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग अपने कंपनीज में। ब्लॉकचेन पहले हम लोग सोचते थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में। तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि आज के डेट में जरूरत है। तो क्विकली कुछ मेरे पास इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोस भी है, मैं ये शेयर कर दूंगा कि आईओटी क्या है। कि आज के डेट में अगर कोई भी डिवाइस है, आप घर में बैठ के, राजीव जी जैसे हम लोग बात कर रहे थे डीएलएफ कैपिटल की, जब ये प्रोजेक्ट था उसमें आईओटी कैसा है कि आप घर में बैठ के स्मार्ट
हाउस को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं घर के अंदर आपके घर की टेम्परेचर क्या है, पंखा बंद है कि नहीं है, ठीक है, लाइट को ऑन करना है कि नहीं है, फ्रिज में टेम्परेचर कितना नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पॉसिबल होता है। रियल टाइम डेटा, आप साइट के अंदर आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं कि कैसे करके, फॉर एग्जांपल, कहां एक्सेसिव नॉइज आ रहा है, कहां डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, आईओटी जो है और रियल टाइम डेटा इज गोइंग टू डोमिनेट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर नेक्स्ट सो मेनी इयर्स। आप देखोगे आगे जाके। सो अगर किसी को मतलब इसके बारे में जानना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज ऑलवेज बीन अ मेजर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। टू अचीव मैक्सिमम सेफ्टी सून रोबोट्स विल टेक अप रिस्की जॉब। और मैं आपको कहूंगा सेल्फ ड्राइविंग इक्विपमेंट्स ये आने वाला है कोविड के बाद। लोग यहाँ पे साइट में जाना पसंद नहीं करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर रोबोट में बी वर्किंग, रोबोटिक वेल्डर्स हो सकते हैं। और एआई के थ्रू में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक नए शेप में आने वाला है। पहले हम सोचते थे ड्रोन्स के बारे में, ड्रोन्स हमारे लिए था कि ऊपर में हॉलीवुड के मूवी में देखते थे, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन साइट में अगर यूज होता है सर्वेलेंस के लिए, आई थिंक ड्रोन्स यूज होता है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? राइट। तो आज के डेट में आज ड्रोन्स, आज सिक्योरिटी में ड्रोन्स यूज हो रहा है, आर्मी में ड्रोन्स हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ड्रोन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। 3 साल पहले हम सोचते थे अच्छा ड्रोन्स कौन यूज करेगा। फिर आता है वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी की बात यह है कि जब हम 3D टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैं और राजीव जी हमेशा इसके बारे में बात करते हैं कि वर्चुअल डिजाइन क्या है। कि आज के डेट में आप साइट में मॉकअप बनाते हो, आपको मॉकअप बनाने की जरूरत नहीं है। मॉकअप कितने बार बनाते हो, कितने बार फेल होता है। आप पीएमसी में काम किए हो, राजीव जी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम किए हो, तो आपको पता होगा, या जो भी लोग यहाँ पे और भी जो सुन रहे होंगे, कि एक हमारी सिविल इंजीनियर के लिए ना जॉब बहुत टफ होती है। हमें बहुत बार साइट में हम जब जाते हैं, बहुत सारा हमें कोऑर्डिनेशन फेलियर के कारण चीजों को तोड़ना पड़ता है। मीटिंग्स बहुत होती है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी है। सो एआर और वर्चुअल रियलिटी जो है, राइट पठारिया साहब, राइट। सो एआर को एक इतना आर्डन सर, नहीं तो राइट सर, वर्चुअल रियलिटी एक अच्छा टूल है। नहीं तो और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट, मॉकअप के लिए, एक सैंपल फ्लैट के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। और उसके बाद डिस्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि क्या होता था कि जो मैनेजमेंट है उसने एक प्रोजेक्ट का एक ड्रीम है, उसको प्लान किया, उसके अकॉर्डिंगली उसने डिजाइन करवाया, कंसेप्ट बनवाया, सब कुछ किया, पर उसका जो साइट पे इम्प्लीमेंटेशन है, वो जब तक आपका मॉकअप फ्लैट नहीं बनता या सैंपल शो फ्लैट नहीं बनता, तब तक ना तो वो विजन क्लियर होता है, या उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होने हैं वो क्लियर होता है, और या फिर उसकी मार्केटिंग करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाना है और उसको सेल करना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरे को ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस मॉकअप और सैंपल फ्लैट, तो आपको पॉसिबल ही नहीं होता था कि मार्केटिंग करना है। तो अभी पर ये जो आपका वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप और ये 3D मॉडलिंग के थ्रू आपको एक ऐसा विंडो मिल जाता है कि आप साइमल्टेनियसली, यू आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन दी साइट प्रोग्रेस। यू कैन स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, एंड आपको क्या है कि उसमें शॉर्टकमिंग्स और जो भी डिफॉर्मिटीज है, यू कैन find out all those shortcomings and deformities well in time. So it's a very good thing about technology. थैंक यू सर। फिर हम आते हैं वेरेबल डिवाइसेस। सर आप इनफैक्ट आप समझे होंगे कि फ्यूचर कंस्ट्रक्शन में साइट जो है ना इस तरह से मूव करेंगे। देखो, यू हैव एवरीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड, लाइक लेजर स्कैनर होगा, IMU होगा। आज के डेट में फ्यूचर सर पर आपने कोविड की जो मास्क और पीपी वगैरह है ना, दैट इज मिसिंग इन दिस। सर इसमें स्केच करना भूल गया सर मैं। ये तो बहुत जरूरी है आज के डेट में, सोशल डिस्टेंसिंग। एंड सो ये वेरेबल डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पे एक मास्क लग जाएगा और हाथ में एक सैनिटाइजर हो जाएगा सर, जेब में। सो क्लाउड टेक्नोलॉजी सर इज समथिंग दैट आज के डेट में जो भी हम काम होते हैं ना, तो आपको बड़े बड़े कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। गूगल ड्राइव हो, Amazon हो, तो एवरीथिंग हैज टू बी डन थ्रू क्लाउड। आपको बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग। सो ये जो है
AEC, अगर मैं AEC की बात करूं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो टेक्नोलॉजी मैंने अब तक बताया है, इट इज गोइंग टू डोमिनेट फॉर द नेक्स्ट सो मेनी इयर्स। ब्लॉकचेन, BIM में ही ब्लॉकचेन आता है, ठीक है। द चेन इन ब्लॉकचेन इज द चेन ऑफ ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ लेजर एंट्रीज अबाउट एसेट्स लाइक मनी, डेटा, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स। In reality, token containing the metadata of assets are transacted. So blockchain basically क्या है कि with building information modeling, the blockchain technology is going to become one of the very important part of the we have got smart currencies, we will have smart transactions, smart ledger. So these are the things that we are going to, because in a construction industry there are lot disciplines are there. सिर्फ ये नहीं कि सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, there are lot बैंकिंग है, एजेंसीज है, फंडिंग एजेंसीज है, ठीक है, क्लाइंट्स है, there are so many things. So it is entirely an industry where I think BIM and blockchain is going to be a part of it. तो इसके बारे में इस वीडियो को जब मैं लोड करूंगा जरूर देखना इसको। तो ये तो था दोस्तों, फ्रेंड्स, इट वाज अबाउट कंस्ट्रक्शन 4.0। सो किसी को कुछ पूछना है इससे पहले कि मैं अपने दूसरे टॉपिक्स को लेके आऊं? टॉपिक ये है कि आज के डेट में एक इंजीनियर को, राइट, इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे को। तो क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट जॉब स्किल्स फॉर इंजीनियर। उसके बाद आऊंगा कि कैसे करके अपने आप को ब्रांड करेंगे, ठीक है। अब मैं सुनना चाहता हूँ स्टूडेंट से, प्लीज आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या क्या स्किल्स होना चाहिए एक इंजीनियर का। एनीबडी कैन कम एंड पार्टिसिपेट। So please let us make this interaction not two way. Let us make this interaction one way, two way करते हैं। So please anybody can come, raise your hand, right? What are the important skill? Yeah, Amit, you can unmute your mic. First of all, discipline. Yeah. Hello, sir. Yes, Amit. Yeah, I think the virtual analysis in the mind. Okay. तो मैं हिंदी में बात करूंगा। वेरी गुड, वेल सेड अमित। अब्दुल वाजिद, क्या स्किल आप सोचते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए ताकि आपको हायर करें? अगर मैं पूछूं कि मैं आपको क्यों हायर करूं आज के डेट में, आप इंटरव्यू में आते हैं, तो आपके अंदर क्या स्किल है या क्या स्किल होनी चाहिए हायरिंग के लिए? आपको क्या लगता है? कोई भी बता सकता है। वी आर जस्ट राजीव जी भी हैं, मैं भी हूँ, किशलया जी है, वी आर ऑल लाइक ये कोई इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है, so that we can answer your question better. Sir, we have to keep sound knowledge of designing, drafting, etc. skills. Okay. So ये तो आपने इंजीनियरिंग की बात की, उसके अलावा आपको लगता है कि और भी कोई स्किल्स आपको चाहिए होगा? ओके, टेक्निकल स्किल्स लाइक AutoCAD, STAAD एंड ETAB। अब्दुल, जब मैं इनफैक्ट ये सेशन खत्म करूंगा ना, तो आपको ये जो टेक्निकल स्किल्स है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले राजीव जी एंड फ्रेंड्स, देयर इज अ कहावत। व्हाट इज अ कहावत? I don't know what I don't know. I don't know what I know. दो चीजें, मुझे वो चीज पता नहीं है जो मुझे पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आज के डेट में आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है, करेक्ट? तो आपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्या, पिछले कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं पता। सिर्फ एक माइंडसेट बना के कि आपको ये पता है कि ये चाहिए, किसी ने कहा, लेकिन आज के डेट में इट शुड बी एट आई नो व्हाट आई शुड नो। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आई नो व्हाट आई डोंट नो, राइट? जो मुझे नहीं पता वो भी मुझे पता है। बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन ये जिंदगी में आपको हमेशा मदद करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए जो आपको नहीं पता। कहने का मतलब है सिर्फ एक टेक्निकल स्किल्स है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट वर्क। अभिषेक बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन साथ में आप जब एक करियर को लेके जाते हैं, इंजीनियर
कि एक बैच लेके जाते हैं अपने कंधे पे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियर का क्या दायित्व है। मैं उसी चीज में आता हूँ। सो आई थिंक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझे पूछेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू नीड टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। सबसे पहले आपको किस तरह का स्किल सेट चाहिए एक इंजीनियर बनने के लिए, आप इंजीनियर क्यों कहलाते हैं, ठीक है। सो most engineers will need at least a bachelor degree from an engineering school or university, right? So आप बेसिकली एक इंजीनियर बनने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, और आपको एक बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन करता है। उसके साथ बिसाइड द प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड एक इंजीनियर को एक रेलिवेंट टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको हम बेसिकली कहेंगे सॉफ्ट स्किल, ठीक है। जो टेक्निकल स्किल्स है ना, वो आपका सॉफ्ट स्किल्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैड आना, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पता होना, या बिल्डिंग इंजीनियरिंग के बारे में पता होना। तो मेनली हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। सो सॉफ्ट स्किल्स are those which require interpersonal adaptability among different kinds of people, problem and situation. For example, leadership and communication are interpersonal skills that successful engineers employ on a regular basis. These soft skills complement hard skills such as programming or a working knowledge, right? So दो चीजें हैं, मैं अभी उसके बारे में आऊंगा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है और हार्ड स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि स्किल्स आपके दो प्रकार के होंगे जो आपको चाहिए, राइट? Abhishek, we will answer your question. So there are several different branches of engineering, each with distinct skill set. अब एक सिविल इंजीनियर से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम्हें मेजरमेंट लेने आना चाहिए, तुम्हें सर्वेइंग आना चाहिए, तुम्हें तुम्हें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें एवरीथिंग पता होना चाहिए जो बिल्डिंग में है। ये नहीं कह सकते हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा। जैसे आप साइट में जाते हो, मतलब टूटी लगाने से शुरू करके टैंक लगाने तक, ठीक है, सरिया लगाने से शुरू करके शटरिंग तक, फॉर्मवर्क तक, हर नॉलेज एक सिविल इंजीनियर को होना चाहिए। तो मैं कहता हूं इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज दैट वी शुड हैव। सो पॉइंट यहाँ पे है, विद इन अ गिवन फील्ड क्रेडेंशियल एंड एक्सपेक्टेशन में वेरी सिग्निफिकेंटली। सो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होता है उसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। इन कॉन्ट्रास्ट द सॉफ्ट और सोशल स्किल विल वेरी लेस फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू द अदर। द हार्ड स्किल्स but most interviewer will pick up on interpersonal deficiencies in your interview. Further, technically trained engineer often struggle to obtain promotion because they lack soft skill described below. तो इसके बारे में मैं ये राइट अप मैंने कहीं से लिया, तो इसमें से कुछ सॉफ्ट स्किल्स है जो बेसिकली जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया, राइट? ये डिफरेंट इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं। अब मैं सिविल इंजीनियर्स में आ जाऊंगा अभी। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के, राइट? सो यहाँ पे मैं आता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये मेरा A to G है जो एक सिविल इंजीनियर को चाहिए होगा। A to Z मेरा स्किल सेट्स है। इसके बारे में मैं लास्ट में आऊंगा कि ये सारे स्किल सेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं शेयर करूंगा गूगल ड्राइव। तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन क्या होता है। राजीव जी, मैं एक छोटा सा आपसे विनती करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स हम क्या अंग्रेजी को बोलना या अंग्रेजी जानना ही कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, या आप कम्युनिकेशन स्किल जब बोलते हो पुअर कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप क्या कहना चाहते हो किसी भी कैंडिडेट से? राजीव जी, so Rajiv ji शायद है नहीं। Kishore, can you please put into it what communication skills that you require? Sorry, connectivity.
no issue, sir. But communication. थोड़ा connectivity issue. I was not able to get what you सर said. मैं कहता हूँ कि जैसे हम एक जब इंटरव्यू देते हो किसी फ्रेशर को या किसी सिविल इंजीनियर को, आप एक चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल, राइट? तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, आप किस क्राइटेरिया के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल को देखते हो? अच्छा इंग्लिश बोलता है या अच्छा जी हिंदी बोलता है? इसके लिए जरूरी नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। सर कम्युनिकेशन स्किल के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल का बेसिकली जो मतलब है वो है कि आप अपनी बात को किस तरीके से किसी फोरम में रख पा रहे हैं, या जो आपने मान लीजिए आप साइट पे गए, आपने घुमा, आपने सब देखा, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, आपकी ड्राइंग से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन है या किसी चीज को भी लेके कोई ऑब्जर्वेशन है, और वो आप वहां पे आप इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर का मीनिंग होता है कि आप जब साइट पे जाते हैं तो आप एज ए इंस्पेक्टर ही जाते हैं। तो आप वहां पे इंस्पेक्ट करने गए और आपने कोई वहां पे कुछ भी ऑब्जर्व किया और वो आके आप कन्वे ही नहीं कर पाए अपने मैनेजमेंट को या अपने सीनियर को या अपनी टीम को, तो वो फिर चाहे आपको इंग्लिश आती हो चाहे नहीं आती हो, चाहे आपको हिंदी अच्छी आती हो नहीं आती हो, अगर आप उस चीज को जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको अगर आप प्रॉपरली दूसरे को बता पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। Agreed, sir. Kishla, you want to add? सर मैं इसमें ऐड बस इतना ही करना चाहता हूँ, जीव जी ने बोला उसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लैंग्वेज सही में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जो भी हम बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल जस्ट सिंपल वर्ड में बोले तो समझ आनी चाहिए, बात क्लियर समझ आनी चाहिए। जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो आपके मैनेजर को, वो आपके सुपीरियर जूनियर जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको वो चीज़ क्लियर समझ आनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब ऐसा नहीं हो कि हम कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज कर लें अपने इंजीनियरिंग का या फिर इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लें कि हम थोड़े क्वालिफाइड दिखें और सामने वाले को अगर समझ नहीं आ रही हो वो चीज़, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। ऐसा नहीं होना। अभिषेक ने एक बात लिखी किशले, शायद आप चैट पढ़ पा रहे हो। कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किस तरह से हम अट्रैक्ट करते हैं उसकी अटेंशन को। आप कितना सहमत रखते हो? बिल्कुल। अब अट्रैक्ट करने का मीनिंग देखिए, मैं अब इसको अगर किसी को अगर ये अभिषेक शायद ये अगर ऐसा समझ रहे हो कि हम इंग्लिश बोलेंगे या कुछ ऐसी हाई-फाई चीजें हम यूज करेंगे तो कोई अट्रैक्ट होगा, कभी कभी उसका ऐसा भी अफेक्ट हो जाता है कि लोग कुछ ज्यादा सुपीरियर समझ करके फिर नहीं यार ये कुछ ज्यादा हाई-फाई बातें करता है, अगर कोई कम क्वालिफाइड आदमी हो या ऐसा कुछ, कभी उसका ऐसा इफेक्ट भी हो जाता है। सो हम इंडिया में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया के जो है सो हिंदी अच्छे से समझते हैं, अच्छी बात है। अगर कहीं अगर हम में जा रहे हैं, जैसा कि मैं फील करता हूँ अभी तक, मैं कहीं साउथ में जाता हूँ या किसी ऐसे तमिल तेलुगु स्पीकिंग पीपल से अगर बात करता हूँ तो उस समय थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हाँ हम थोड़ा इंग्लिश बोलें, उनको समझ आनी चाहिए वो चीज़। अदरवाइज हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं साइड पे हिंदी में ही बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत आई थिंक पड़ती नहीं है यहाँ पर। और इनफैक्ट जितने लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं वो भी इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। ये बात और है कि हमने जितने भी बुक्स पढ़े हैं इंजीनियरिंग के, वो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है सो ऑल ऑफ द बुक्स जो है सो इंग्लिश में ही थे, तो टर्म्स हमें सारे जो है सो इंग्लिश में ही पता रहते हैं। और ठीक है वो किशले, इसमें दो चीजें होती है जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ। मैं वीडियो ऑन करता हूँ। एक तो चीज होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो आप ईमेल्स लिखते हो, ये जो आप व्हाट्सएप लिखते हो, ये जो आप लिखते हो कि गिव मी अ जॉब, आप प्लीज एक बार पढ़ो खुद कि क्या अगर आप अपने आप को ये ईमेल लिखोगे क्या आप एक्सेप्ट कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग बिना सोचे ईमेल लिखते हैं। एक ऐप आता है, मैं आपसे कहूंगा कि आज जाके उस ऐप को प्लीज डाल लीजिए, इसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली को यूज करें। अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, प्लीज कैन यू हेल्प मी फॉर जॉब, आई कैन गेट द जॉब, यू नो योर कंपनी इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग।
कि सर मैं हमेशा हम बोलते हैं कि ये आपकी कंपनी में मैं काम करना चाहता हूं क्योंकि ये कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है, मैं अपनी फ्यूचर को 5 साल बाद इसी कंपनी में ग्रोथ करने। सो कम्युनिकेशन इज शुड बी द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी करेक्ट विद द इंटेंशन दैट द हायर जो एचआर में इंटरव्यू ले रहा है, जो इंजीनियर इंटरव्यू ले रहा है, वो हम जैसे ही लोग हैं जो बहुत तजुर्बे वाले लोग हैं, हम इससे गुजर चुके हैं। तो कम्युनिकेशन, जैसे अभिषेक ने कहा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड थॉट्स, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपकी थॉट जो है वो करेक्ट होना चाहिए और बहुत ज्यादा ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे ही दिखना चाहिए। प्लस वर्बल कम्युनिकेशन यानी जुबान से जो बोलते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 2 चीजें आ जाती है। सबसे पहले है कि अगर आपने मान के चलो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कि आप रिटन कम्युनिकेशन क्या है, आप ईमेल को हमेशा अच्छी तरह लिखो और खुद पढ़ो और खुद देखो, ग्रामरली में जाओ, साइट में जाओ, उठाओ, भले ही एक पैराग्राफ लिखो लेकिन ढंग से लिखो, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो आपके ईमेल को देख के ही ये समझेगा कि आप किस प्रकार के इंसान हो, किस तरह का बंदे हो। अगर आप उसमें ग्रामर मिस्टेक करते हो, आप इंजीनियर बन के निकल रहे हो, आप कोई ड्राफ्ट्समैन नहीं हो या आप कोई पॉलिटेक्निक के लोग नहीं हो, आप इंजीनियर हो, आपसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत होती है। कृष्णा, डू यू एग्री विथ मी? राइट? चाहे हम टेंडर का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे हम राइट सर, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। So we have to be selective of the word. Other thing that is called the non-verbal eye contact. हम बैठते हैं, आंखें झुका के बात करते हैं, हाथे फिडलिंग करते हैं, फिर ऐसे ऐसे सोचते हैं, अरे मुझे को पता नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको जज नहीं कर रहे? आप बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ आप सिर्फ जुबान से नहीं, आप आंखों से भी बोलते हो। आप आंखों के एक्सप्रेशन जो है सो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। आप जो बोल रहे हैं और आपका आई का कांटेक्ट और आपके फेस एक्सप्रेशन जो है सो बहुत मैटर करता है। मैं आज भी ये किताब पढ़ रहा हूँ, इस किताब का नाम है लिसनिंग लीडर्स। आई थिंक स्पीकिंग से ज्यादा मेरे ख्याल से आज की डेट में लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी अ गुड लिसनर, अ पर्सन शुड बी अ गुड लिसनर। सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि हम सुने और कैसे बोले। तो एक इंटरपर्सनल स्किल जो है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे कैसे भी हो, आज की डेट में आपके पास सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, सुनोगे तभी इंटरप्रेट करके बोल सकोगे। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ जुबान का नहीं है, सुनना भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, anybody wants to say something, I can come to the next part. Anybody? So मैंने अपनी स्क्रीन को यहाँ पे मैंने कुछ रखा है। तो आज का जो जनरेशन है वो सुनना पसंद नहीं करते, किस टाइम नहीं है, बिजी है हम लोग, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ यार। ठीक है, अब जो है सो बुक से ज्यादा व्हाट्सएप और यूट्यूब वीडियोस जो है ना काम करते हैं। मैं सेपरेट सेशंस लेता हूँ किसले, काफी मैनेजमेंट के सेशंस लेता हूँ जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में और लिसनिंग के बारे में एक सेशन होता है मास्टर्स लेवल, मैंने पढ़ाया है। और उसमें काफी सारे केस स्टडीज करते हैं हम लोग। देखो, एक इंसान जब कोई अपने आप को ब्रांडिंग करता है, अपने आप को पैकेज करता है, तो सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक क्वालिफिकेशन नहीं, एक ओवरऑल पैकेज करता है कि मैं हूँ, राइट, मैं, आप मुझे क्यों लोगे, राइट। आज के डेट में अब जब चीजें खरीदने जाते हो, आप बड़ा बोलते हो यार, राइट, अमित यू राइट। सो आप ये सोचो कि आज अगर एक साबुन खरीदने जाओगे तो साबुन खरीदते वक्त आप 10 साबुन को देखते हो कि एक 50 रुपए की साबुन खरीदने के लिए आप 10 साबुन को देखते हो कि वो कितना अच्छा होगा। और एक एम्प्लॉयर आज के डेट में अगर आपको हायर करेगा तो सोचो क्या क्या क्वालिटी देखेगा आप, जो कि आपको 10 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं। सो ये सोचो कि आप एक कंज्यूमर के पास जा रहे हो जो आपको सर्विस के लिए हायर कर रहा है। ठीक है, ये मत सोचो कि मैंने डिग्री कर लिया चलो मैं इंजीनियर बन गया, नहीं। आप अपने आप को पैकेज करो, पहले आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हो, ये स्किल्स है, ये स्किल्स है, ऐसा बनाओ। ऐसा होना चाहिए हमाम साबुन की तरह, बोले कि मुझे हमाम ही चाहिए या मुझे सिंथॉल ही चाहिए या मुझे डव ही चाहिए, तो मुझे आज अगर लेना है तो मुझे इस बंदे को लेना ही है, क्योंकि उसने सिर्फ बातों से इंप्रेस नहीं किया, बात तो सही है लेकिन ओवरऑल पैकेजिंग, चाहे वो उसकी सोशल ब्रांड इमेज हो, चाहे वो एक्चुअल उसकी अपीयरेंस हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
he or she should be exactly what I am requiring for. Fitment होनी चाहिए. आपको समझ में आ रहा? तो नेक्स्ट पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग का. क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज होती है? आई थिंक पिछले आप ये बता सकते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वीडियोस में मैंने देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग आपने इसको यूज किया है. क्या होता है कि आपके हिसाब से क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, और ये कितना होना चाहिए एक इंजीनियर के पास? क्योंकि आपने अपनी करियर जो है आपने ऑब्जर्वेशन करके सीखा है, ठीक है. कहीं किताब के अंदर मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं बताई गई कि एक WDP और EDP प्लांट. तो क्रिटिकल थिंकिंग का मेन चीज है कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कैसे कर सकें. पहले प्रॉब्लम तो समझे, राइट? सो सिविल थिंकिंग यानी रीजनेबल थिंकिंग होना चाहिए क्रिटिक करने के लिए. यार ये यहाँ पे पंखा लगा हुआ ठीक नहीं लगा हुआ, हवा नहीं दे रहा, तो ये प्रॉब्लम को मैं ठीक कैसे करूं? अब क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं बिजली वाले को बुलाता हूँ, या तू बता, जिसने लगाया है उसको नहीं बुलाया, जो नहीं लगाया उसको बुलाया, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेगा? तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि आप जब आप साइट में जाते हो तो आपको हर एक स्टेप में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है. आई थिंक राजीव जी भी बता पाएंगे कि हर दिन एक संघर्ष होता है सिविल इंजीनियर के लिए, और हर दिन आपको एक नया इनोवेशन या नया चीज लेके आना पड़ता है. कितना इंपॉर्टेंट है 25 साल के करियर में सर, और कितना हेल्प किया आपको क्रिटिकल थिंकिंग? सर, ये क्रिटिकल थिंकिंग आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है. इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के बिना सिविल इंजीनियर ही कुछ नहीं है. सिविल इंजीनियर का हर दिन क्रिटिकल थिंकिंग से स्टार्ट होता है. आपको जाना है और आपको इतने बड़े सेगमेंट को डील करना है, एक लेबर से लेके और अपने इमीडिएट बॉस तक को डील करना है. आपका इमीडिएट बॉस लर्नर्ड पोजीशन पे है, लर्नर्ड बंदा है. जो आपके सीनियर पोजीशन पे है वो इसलिए है क्योंकि वो लर्नर्ड है, ठीक है. आपको उसको भी सेटिस्फाई करना है और एक लेबर को भी सेटिस्फाई करना है. आप जाएंगे, आपको ड्राइंग लेनी है, ड्राइंग स्टडी करनी है, फिर वहां पे देखना है कि ड्राइंग का ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ है नहीं हुआ है. इसमें अभी मटेरियल जो चाहिए आपके पास उतना स्टॉक में है कि नहीं है, वर्कमैनशिप ठीक है कि नहीं है, और बाकी सारे एस्पेक्ट आपने देखने हैं उसमें. तो क्रिटिकल थिंकिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डे टू डे रूटीन ऑफ अ सिविल इंजीनियर. Absolutely. Kishla, you want to add or shall I go to the next part? ये आई थिंक कवर हो गया है. बिल्कुल. ये बिल्कुल हाँ, ये डे टू डे में जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसको हमें एग्जैक्टली पहले तो ऑब्जर्व करना आना चाहिए. हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं. नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किप कर जाती है और वो बाद में जाकर के अफेक्ट करती है पूरे प्रोजेक्ट को जो है. वो बहुत जरूरी है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके कंकरेंट इफेक्ट्स होते हैं. अभी आज आपको नहीं दिखेगा पर कल को आपको ऐसा इफेक्ट दिखेगा जिसका फिर आप उसका कुछ रेमेडियल एक्शन भी नहीं ले सकते. यू आर वेरी राइट. तो इस तरह से उस चीज को डिटेक्ट करना और उसको फिक्स करना, जब तक आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू इवन डिटेक्ट, और फिक्स करना तो फिर दूर की बात होगी. जब आप किसी चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें बहुत आपके काम आएगी. और सर राजीव जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप पूछेंगे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कैसे करें. सिंपल है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है और प्रॉब्लम्स में जाके आपको काम करना है. ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को एब्सकॉन्ड करें. क्यों? आप प्रॉब्लम्स देखिए, उसकी सोल्यूशन कीजिए, आगे चलिए. इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा. अगर क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको एक रिस्क एनालिसिस आना चाहिए जी. आप जब तक अगर आप रिस्क एनालिसिस सीखेंगे ना तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बाय डिफॉल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप डेवलप हो जाएगी. रिस्क एनालिसिस में ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिस्क्स. रिस्क कैन बी ऑफ एनी टाइप. सिविल इंजीनियरिंग में तो इतने सारे रिस्क होते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू लिस्ट आउट. छोटे से लेके बड़े तक रिस्क को आप लिखिए, उसको देखिए कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि क्या क्या, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल क्या क्या रिस्क है. यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दोस रिस्क. अब जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अगर वो रिस्क ढूंढेंगे, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है. अब रिस्क है
तो वो उसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है तो फिर उसको फिक्स कैसे करेंगे। जब आप ये सब चीजों के बारे में इस डायरेक्शन से सोचने लग जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लग जाएगी। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हमें जो है जो भी हम काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग में उसमें फुल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हमारी। बहुत बार हम सिर्फ सुपरफिशियल, हाँ ठीक है हमें इतना काम करना है हमने कर दिया, जब ऐसा रहता है ना तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हो नहीं पाती है। इन्वॉल्वमेंट ना फुल होनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, पूरे दिल दिमाग से फुल इन्वॉल्वमेंट जब रहती है ना, तो फिर हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करके जो है सो उसमें कहाँ क्या त्रुटि रह गई है, कुछ गड़बड़ रह गई है चीज़ें, वो हम क्लियर उसमें में देख पाते हैं। तो वो रहना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरेस्ट जो है ना 100% डेवलप करना पड़ेगा उसके अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। क्या माना सर, क्या कहते हैं आप? इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहा था कि अगर कोई भी सिविल इंजीनियर को अपना आगे कैरियर में ग्रो करना है तो कोशिश उसको करनी चाहिए कि वो कुछ टाइम एक कॉन्ट्रैक्टरशिप कंपनी में जरूर काम करे, चाहे एज ए इंटर्नशिप करे, चाहे एज ए स्टार्टअप करे, कैसे भी करे, वो 1 साल मिनिमम एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या होता है कि उसको जो भी इंजीनियर अवेलेबल होता है वो उसके पास मैन पावर कम होती है, और वो क्या होता है उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। वो सिविल इंजीनियर से उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि वो आपसे अकाउंटिंग भी करवाएगा, वो आपसे लेबर का मस्ट्रोल भी करवाएगा, वो आपसे मटेरियल मैनेजमेंट भी करवाएगा, वो आपसे हर चीज मेजरमेंट भी करवाएगा, वो आपसे क्वालिटी भी चेक करवाएगा, वो आपसे लाइन एंड लेवल भी चेक करवाएगा। तो आपको इतना वो डाइवर्सिफाइड उसमें सिनेरियो आपसे शेयर करेगा कि आप अगर एक बार उसमें इंटरेस्ट लेके इन्वॉल्व होके उन चीजों को कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी, और आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या ब्रांचेस हैं इसमें, जिसमें क्या क्या होता है और कैसे उसको डील करते हैं। आज के डेट में लोग, बच्चों में क्या है कि वो ये सोचते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक कर लें फटाक से, और फिर गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद फिर वो आना चाहते हैं वापस। ये सिंड्रोम मैंने देखा है। तो मेरे ख्याल से क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे ख्याल से 1 साल तक काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई थिंक मास्टर्स में बेसिकली कुछ ज्यादा कुछ सिखाते नहीं है, बस एक स्पेशलाइजेशन देते हैं आपको। जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग को एक पूरी तरह से आप नहीं समझते हो, मेरे ख्याल से मास्टर्स में नहीं जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और जो है वो बेसिकली ये है कि आप अपने बात को कैसे करके लोगों को कन्विंस करते हो, ताकि अपने जो आइडियाज है उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो लीडरशिप एक सिविल इंजीनियर को, जैसे मैंने कहा कि ऑफन मैनेज करना पड़ता है, एक साइट नहीं 5 साइट मैनेज करना पड़ता है, या उसको कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना पड़ता है, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है। दे हैव टू इफेक्टिवली लीड एंड मैनेज हिज टीम। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव लीडर। वर्बल स्किल, रिटन स्किल, नॉन वर्बल स्किल, कितने टाइम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं साइट में, कितनी केसेस होते हैं साइट में, ठीक है, इसके बारे में शायद एक कंस्ट्रक्शन लॉ भी हमारे पास है, सब्जेक्ट एरिया है, जो लोग पढ़ते नहीं, जो कि बाद में इन्फोर्स होता है, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या लॉज है, क्या लीगल पॉइंट है हमारे जब हम साइट में काम करते हैं, कैसे करके हम बात करना है, क्या उचित शब्द हमें यूज करना है, क्या उचित शब्द यूज नहीं करना है, किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, किस तरह से हम आर्किटेक्ट से बात करें। सबके साथ हम एक जैसा नहीं बात कर सकते, तभी हम एक सिविल इंजीनियर की लीडरशिप क्वालिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया आज मेरे एक्सपीरियंस में, जैसे राजीव जी बैठे हुए हैं, किशलय बैठे हुए हैं, तो तमाम मैं हमेशा डेली बेसिस में ये देखता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आज आर्किटेक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आज एमएपी इंजीनियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आज कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे रोक दिए, आज लेबर ने कुछ ये किया, ये बेसिकली आज केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसको मैं कैसे करूं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप सोचोगे यार मैं सिविल इंजीनियरिंग कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ईंटें उठवा रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, बट दिस इज द रियल फैक्ट।
So you have to be master of all trade. So प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक और पार्ट है कि यहाँ पे आपको ये भी आना चाहिए। आप देख रहे हो कि कितना चीजें आपको आनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि बिलिंग कैसे हो, एस्टिमेशन कैसे हो, क्या कॉस्टिंग चल रही है, क्या आज की डेट में सीमेंट की क्या रेट है, स्टील की क्या रेट है, रेती का क्या रेट है, लेबर कितने तरह के मिलते हैं, बंगाल के, बिहार के, मालदा के लेबर्स की रेट क्या है, स्किल लेबर क्या है, नॉन स्किल लेबर क्या है, लेबर को एलोकेट कैसे करें, आज कौन सी जेसीबी कहाँ लगाना है, आज कास्टिंग कब करनी है, कब आज सीमेंटिंग कब करनी है, कितना इक्विपमेंट चाहिए, इतने सारे इंफॉर्मेशन। एक सिविल इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। यानी जैसे आप घर को मैनेज करते हो, चाहे मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, ये चार चीजें जो है, ये चार चीजों को मैनेज करना एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। डू यू अग्री राजीव जी? राजीव जी, यू वांट टू ऐड पॉइंट? जी सर, जी बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आप ये समझिए ना कि सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एक, आप कहते हैं ना कि महाभारत में जाना है तो युद्ध क्षेत्र है वो आपका, तो युद्ध क्षेत्र आपका प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में आपको कैसे चीजों को मैनेज करना है, क्योंकि सिविल इंजीनियर से काफी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रोजेक्ट की, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो टीम है वो सारी टेक्निकल नहीं होती है, बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। तो उनकी एक सिविल इंजीनियर से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो उन एक्सपेक्टेशंस पे हम तभी खरे उतर सकते हैं जब हमारे अंदर उस टाइप की कैपेबिलिटीज होंगी। तो वो कैपेबिलिटीज आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करनी पड़ेगी। फ्रॉम द डे वन आप में वो कैपेबिलिटीज नहीं आएंगी, पर आपको एक इंटेंशन वैसी रखनी पड़ेगी, आपको एक अपनी जो एक इच्छा ऐसी रखनी पड़ेगी कि मुझे ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए मुझे उस टाइप से इसके अंदर घुसना है और इसको सीखना है। राइट। सो अब जो लास्ट जो अभी कुछ लोग ने कह रहे थे कि टेक्निकल स्किल्स, एक मिनट, सो लास्ट जो अभी हम कह रहे थे टेक्निकल स्किल्स के बारे में, तो टेक्निकल स्किल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना तो आगे का कोई भी चीज हम कर नहीं सकते। अग्रीड राजीव जी? राइट। सॉफ्ट स्किल्स आना चाहिए, जैसे कैड स्किल्स हो गया। आज अगर एक एंटरप्रेन्योर है, बिना कैड का वो काम शायद नहीं कर सकता होगा। नहीं कर सकता सर। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सो विद दिस अब हम बेसिकली इसको यहाँ एंड करते हैं स्किल्स का। सो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत पॉइंटर है, मैं भेज दूंगा। सो A to Z क्विकली मैं A to Z ऑफ आज A to Z में मेरे ख्याल से सारे पार्ट आपने बता ही दिया होगा राजीव जी, ठीक है? अगर कोई चीज इसमें किशलैग अगर लगता है, पहला है असेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड रिस्क, assemble project deliverables, assist with staging, testing and shipping। तो इस तरह से बहुत सारे A to Z मैंने स्किल्स उठाए हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्सपीरियंस विद सिविल 3D, ये सॉफ्टवेयर का स्किल हो गया, माइक्रो स्टेशन, ऑटोकैड, स्टील डिजाइन, ये A to Z का है, ये सारी स्किल्स है, ये मैं शेयर करूंगा। क्रिएट ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड आना चाहिए, राइट। कंफर्टेबल राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट आना चाहिए लिखना, एनालाइज करना चाहिए सर्वे रिपोर्ट्स को, सर्वेइंग आना चाहिए, डाटा टू प्लान प्रोजेक्ट्स, क्लियरली एक्सप्लेन डिजाइन आइडियाज, अभी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, करेक्ट। हाईली डिटेल ओरिएंटेड, डिटेलिंग आना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कि ये बिहेवियर कैसे होगा अगर मैं ऐसे करूंगा, नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, आइडेंटिफाई पॉसिबल डिजाइन इंप्रूवमेंट्स, जैसे अभी आपने कहा। तो इसी तरह से A to Z है सर, टेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, अंडरस्टैंड डायग्राम, अंडरस्टैंड एंड डिजाइन विद एस्टो गाइडलाइंस, कोड्स आना चाहिए, IS कोड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा IS कोड कहाँ लगेगा, नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है, क्या टेंडरिंग की स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो चाहिए ये सारी शब्द तब से हम बोले जा रहे हैं, राजीव जी ने कहा कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अब पॉइंट ये है कि मुझे कौन नौकरी देगा, कहां से पाऊंगा ये सारी चीजें, सिंपल। सो
इनमें से कोई सिलेक्ट करो, कोई ऐसी चीज जिसमें आप नेगेटिव हो, उसको डेवलप करना शुरू करो। आपकी एक मिनिमम स्केलेबिलिटी होनी चाहिए जहां पे आप जॉब में घुस सकते हो आज के डेट में। तो उसका अच्छा तरीका यह है कि आइडेंटिफाई करना शुरू करो कि कौन कौन सी कंपनीज में आप जाना चाहते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी हो, चाहे वो WTP प्लांट हो, चाहे वो हाईवे अथॉरिटी हो। सो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं इससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। वो ये है कि मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है जहां पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इनफैक्ट ये टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ इंडिया जस्ट शेयर करने के लिए, कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इंडिया में। सबसे पहले L&T आता है, आप साइट में जाएंगे, फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर GMR आता है, फिर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड आता है, फिर उसके बाद JP एसोसिएट्स आता है, फिर नागार्जुना कंस्ट्रक्शन आता है, फिर हिंदुस्तान कॉर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी आता है, फिर JVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आता है, लैंको आता है, पुंज नोएडा। तो ये तो हो गया टॉप 10। उसके अलावा टॉप 50 में बहुत सारे हैं, इनके ही छोटे छोटे होंगे। इसी तरह से आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आपको कहाँ जॉब करना है, फिर उनके जॉब साइट्स में जाके देखो कि क्या स्किल रिक्वायरमेंट है। फिर अगर वहां कहता है कि 1-2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस एक्सपीरियंस आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर लो या किसी रियल एस्टेट वाले के अंडर लो, फिर आप इन कंपनीज में उन स्किल सेट्स के साथ आओ। ये तो हो गया इंडिया में। अब हम आते हैं वर्ल्ड में। अब कोई कहता है कि मैं दुनिया के सबसे बड़ा कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं। अरे भाई, आपको पता है कि बड़ा कंपनी कौन सा है? तो यहाँ पे कुछ मैंने कंपनीज का नाम दिया। हॉशिफ है, ACS है, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन है, विंची है, स्ट्राबैग है। इसमें एरूप का नाम नहीं है सर, एरूप अगर होता टेक्निक है। और आप देखोगे कि इनमें से स्कांचका है। इनमें से बेसिकली मैक्सिमम कंपनीज का हेड ऑफिस इंडिया में होगा सर, ठीक है। तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमें रिज्यूम में और लिंक्डइन में कुछ ऐसा चीजें हैं जो हमें करना चाहिए कि आपका लिंक्डइन आईडी कैसे होगा। मैं और भी कुछ, लैंगिरू है, ये टॉप 10 कंपनीज है वर्ल्ड का। सो आज अगर आप सोचते हो कि मैं उत्तरांचल के कॉलेज में हूँ, इन कंपनीज में पहुंचना आपके लिए सपना नहीं है, सिर्फ संघर्ष है। सिर्फ आप करेक्ट डायरेक्शन में जाओ। और दूसरी बात यह है कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, इनका सही तरीके से उपयोग करो। किसी दिन अगर टाइम मिलेगा, आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो गया, कि आप सोशल मीडिया में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। क्यों पठारिया साहब, ये भी इम्पोर्टेंट है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और आपको थोड़ी सी पोर्ट्रे करनी पड़ेगी कि आपको पैशन है सिविल इंजीनियरिंग का। दैट इज व्हाट यू हैव टू शो। मतलब आप वो पैशन आप अपना सोशल मीडिया के थ्रू ही शो कर सकते हो कि आप कितने कीन हो चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, ये मानस सर ने ये सारी दिखाई हैं कि ये सब क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, पर ये क्वालिटीज आपके अंदर स्टार्टिंग में नहीं आएंगी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सब डेवलप होंगी। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका इंटरेस्ट इसमें से कौन से वाले सेगमेंट में है। आप फर्दर उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। Absolutely. So students, open अभी करता हूँ mics को. Anybody wants to ask anything? Or I am not covering LinkedIn and Facebook today, right? If possible, I can take a separate session on that. How to create your resume, how to get the best resume, और projects. और एक और चीज है जो पठारिया साहब और पिछले प्रोजेक्ट्स ये लोग ऐड नहीं करते। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो अब आपने इंजीनियरिंग करना है, ऐसे जो हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं या जो फ्रेशर्स आते हैं, अब मान लीजिए मेरे पास 50 रिज्यूम आए हैं, अब मैं 50 में से सिलेक्ट कैसे करूंगा? सबने इंजीनियरिंग कर रहा है। कई बार होता है 10 एप्लीकेशन फ्रॉम द सेम कॉलेज। अब क्या है कि अब मैं उसमें से कैसे सिलेक्ट करूं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस माइंडसेट का बच्चा कौन सा है। तो वो जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो उसी से ही तो मैं आइडिया लगाऊंगा ना कि आपका माइंडसेट किस तरफ को इंक्लाइंड है या आपका इंटरेस्ट क्या है।
इनफैक्ट मैं जब जॉब करता था तो एक जॉब में मुझे इंटरव्यू में मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जो है ना हम काफ़ी अच्छे से करें और समझ करके करें चीज़ों को। उसमें ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से और मोटी फाइल बना करके जस्ट सबमिट कर दिया, वो नहीं है ज़रूरी। लेकिन मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे जो है सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एक जॉब में। और अब आपने जो प्रोजेक्ट किया है, जो जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने रिज्यूम में, उसके बारे में आप एक पॉसिबल क्वेश्चन सोचिए कि इसमें मेरे से इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसको जो आपसे का इंटरव्यूअर होगा वो आप उसको वही विंडो है एक आपसे पूछने के लिए। तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि वो मेरे से इस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, उसको आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, तो आपका इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि कोई भी इंटरव्यूअर कुछ भी पूछेगा, यू आर प्रिपेयर्ड। और फिर आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उससे बिल्ट होगा, और आपका जब जो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लेवल ही बोलेगा। सर एक और चीज है कि जो हम फोटो लगाते हैं लिंक्डइन में या फेसबुक में या किसी में भी, और जीमेल आईडी जैसे लिखते हैं क्यूट गर्ल क्यूट बॉय, आई थिंक हमें अवॉइड करना चाहिए ये चीज, अवॉइड करना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन पोर्ट्रेइंग आवरसेल्फ इन दैट प्लेटफॉर्म। और सिग्नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइन यू डू, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर इन द ईमेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एड्रेस कैसे करते हो ईमेल को, कवर लेटर कैसे बनाते हो, और रिज्यूम कैसे लिखते हो। सो रिज्यूम के बारे में एक बहुत लंबा सेशन हो सकता है, बट इससे पहले आप लिंक्डइन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। लिंक्डइन बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है आज के डेट में। और एक चीज है, लर्निंग कभी कम होना नहीं चाहिए। यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, ठीक है, इन साइट में जाके आप फ्री कोर्सेज करो। अभी इस टाइम में जाके आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हो, कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, जितना हो सके उतना आप बेसिकली सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल लर्निंग करो, ताकि आप जब जॉब में जाओ तो आपको ये सारी स्किल सेट जो है साथ में हो और आपकी गैप जो है वो कम हो जाए। किशन, आप जैसे YouTube का चैनल बना रहे हो, तो उस चैनल के अंदर आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लर्निंग फ्रॉम इट, राइट? सो आई थिंक तो हम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल्स को देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चैनल को सब्सक्राइब करके जो कह रहा है वही हो, अपनी भी एक इनोवेशन होना चाहिए उसमें, राइट? सो विद दिस थैंक यू राजीव जी। और थैंक यू। anybody who wants to ask any question from me, Rajiv ji, or anybody, please open your microphone and can talk to me. Hello, sir. Yeah, hi Akshay. कुछ पूछना चाहेंगे? आपको कैसा लगा आज का सेशन? दीक्षा, विक्रम? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। कुछ पूछना है आपको राजीव जी से या किशले सर से? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है, वो हो गया। हो गया सर, हाँ दाऊद। हाँ सर, जो आपने असाइनमेंट दे रखा था उसका कोई टाइम पीरियड है सबमिट करने के लिए, क्या कैसा प्रोसेस है? वो मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। वो जो थैंक यू सर। अब बोलते बात हम का कोई। हाँ जी बोलो। सर जो वो हेलो, हेलो, हाँ जी बोलो। ये सर जो वो आइडिया का जो वो रजिस्ट्रेशन हो रखा था उसके लिए कुछ वो डिस्कशन करना था, तो आपसे डिस्कस हो सकता है दाऊद, फोन कॉल से, व्हाट्सएप? मैं क्लास में कल कर लूंगा डिस्कशन, ठीक है? सर पर्सनली नहीं हो सकता है? पर्सनली मैं भी कर लूंगा। मैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बात कर लूंगा।